अजय कुमार, गुड आफ्टरनून। आवाज डिस्टर्ब कर रही है ना, आवाज इधर उधर की ज्यादा। हमको लगता है कि जब हम बोलने लगेंगे तो आवाज नहीं आएगी। अभी हम बोल नहीं रहे हैं इसलिए आवाज ज्यादा आ रही है। अभी जब हम बोलना शुरू करेंगे तो आवाज कम हो जाएगी। हेलो, अभी ले रहे हैं हम। क्या बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा तो ठीक है, हम ले ही रहे हैं। अभी तो 2.5 घंटे कम से कम। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर अनअकैडमी इस समय आपको 35% तक का डिस्काउंट दे रहा है। और ये आइकॉनिक पर भी है और ये प्लस पर भी है। तो आइकॉनिक का चाहे आप 24 महीनों का लेते हैं और चाहे 18 महीनों का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको 35% तक का डिस्काउंट हो जाएगा। कब तक है ये? तो 31 जुलाई तक ही है। और ये 31 जुलाई तक का ऑफर आपको जब तभी मिल पाएगा जब आप इस कोड का प्रयोग करेंगे, RAYLA10। ठीक है। नमस्ते रोहिणी जी, राधे राधे, प्रणाम। तो ये है आपका। उससे आगे बढ़ते हैं तो देखिए, अनअकैडमी आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेके आ रही है जुडिशियरी के पर्पज के लिए। अनिल खन्ना सर और उनकी टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। 5 अगस्त से इसकी शुरुआत हो रही है। 12 महीनों का ये बैच होगा, तो इस बैच को ज्वाइन किया जा सकता है। उसके अलावा लिंकिंग रेगुलर बैच भी आपको मिल जाएगा 4.0, और ये 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। 12 महीनों का ड्यूरेशन होगी इसकी, और ये भी बैच ज्वाइन किया जा सकता है। सपना, गुड आफ्टरनून। उसके अलावा सारथी 6.0 है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर जुडिशियरी। स्टार्टिंग डेट इसकी 20 जुलाई है और ये भी 12 महीनों का बैच है। इस बैच को भी ज्वाइन किया जा सकता है। शुभम उपाध्याय और देवाशीष सर इसको चलाएंगे। लीगल ओम जुडिशियरी फाउंडेशन बैच यहाँ भी चल रहा है, और ये 13 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई है। इस बैच को भी ज्वाइन किया जा सकता है। साथ में आप देख सकते हैं राजस्थान जेएलओ के लिए भी यहाँ एक बैच है, और इसकी प्राइस जो है वो केवल 14,200 रुपये है। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स के लिए भी है और उसके साथ साथ उत्तराखंड जुडिशियरी के लिए भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं। हरियाणा एडीए के लिए मॉक टेस्ट भी है 24, 25, 26, 27 और 28 को 12 बजे 10 से लेकर 12 बजे तक। तो वो हो गया ख़त्म, अब वो आपको काम का नहीं है। तो ये 35% वाला याद रखिए। जिन लोगों के लिए क्लास रखा गया है उन लोगों का तो भाई पता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि ये क्लास रखा गया था स्पेशली इस बात के लिए, कन्फेशन के अंतर्गत कुछ बातें छूटी हुई हैं, उसको पूरा कर लिया जाए। तो कन्फेशन में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब कन्फेशन में आप देखेंगे, कन्फेशन से संबंधित प्रोविजन आप जानते हैं। अगर एविडेंस एक्ट की बात करें तो सेक्शन 24 से लेके 30 तक की चीज़ें कन्फेशन से रिलेटेड ही हैं। एग्जैक्टली कन्फेशन को सर मैं बुसरा और अंकिता को कॉल करके बुलाती हूँ, जल्दी बताइए बेटा। राधे राधे। हाँ, तो 24 से लेकर 30 तक है। यहाँ पर इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं ना, उसकी मीनिंग जानते हैं, यानी कि कन्फेशन क्या होता है।
तो कन्फेशन क्या होता है ये बात हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और ये बात एविडेंस एक्ट तो नहीं बताता, लेकिन उसके लिए साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की केस है, पाकला नारायण वर्सेस एम्परर की केस है, पलविंदर कौर की केस है, तो तमाम केसेस रही जिन केसेस में ये बताया गया है कि कन्फेशन क्या होता है, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंतर्गत सेक्शन 24 भी पढ़ लिया है, सेक्शन 24 भी पढ़ लिया है, और सेक्शन 24 में आप लोगों ने देखा था कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन, उत्प्रेरणा, धमकी या वचन, उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति जो होती है वो कब विधिमान्य नहीं होती। मुझे लगता है कि स्क्रीन पर जो चीजें चल रही हैं वो आपको साफ नहीं दिखाई दे रही है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति, चाहे तो आप ऑफिस में बैठ के पढ़ सकते हैं अगर डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति कब विसंगत होती। तो कब विसंगत होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस से कन्फेशन कराया जाएगा वो इरेलेवेंट ही हो जाए। हाँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये सही रहेगा। तो उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराया गया कन्फेशन हमेशा इनवैलिड नहीं हो जाता, हमेशा इरेलेवेंट नहीं हो जाता। ये इरेलेवेंट तभी होता है जब वो किसी पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा किया जाए, मतलब प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा किया जाए। और प्राधिकारवान व्यक्ति कौन होता है? देखिए, मैं ये पढ़ा चुका हूं, सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं, इसलिए मैं तेज चल रहा हूं। गुड आफ्टरनून। तो हम ये बता रहे थे कि प्राधिकारवान व्यक्ति की तरफ से अगर उत्प्रेरणा, धमकी या वचन दिया जाएगा तभी कन्फेशन इनवैलिड होगी, अन्यथा कन्फेशन वैलिड हो जाएगी। तो उत्प्रेरणा, धमकी या वचन दिया गया हो, उस अपराध के संबंध में दिया गया हो, और जिसे दिया गया हो उसे लग रहा है कि मैं कुछ टेम्पोरल नेचर का कोई फायदा पाऊंगा इससे। लेकिन इसमें आप लोगों ने यह भी पढ़ा है कि किसी आध्यात्मिक लाभ के लिए किया गया, आध्यात्मिक लाभ के लालच में किया गया, आध्यात्मिक लाभ के लिए उत्प्रेरणा देके कराया गया कन्फेशन धारा 24 के अंतर्गत इनवैलिड नहीं होता। तो अब हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं जो कि नहीं पढ़े हैं, अब उससे आगे सेक्शन 25 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सेक्शन 25, सेक्शन 25 यानी कि पुलिस ऑफिसर से, पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में, पुलिस ऑफिसर द्वारा प्राप्त की गई इंफॉर्मेशन से कुछ चीजें खोज निकालना, ये सब कन्फेशन से रिलेटेड सेक्शन है। और ये सेक्शन 25, 26 और 27, हम क्रमशः 25 से ही शुरुआत करेंगे। तो रोहिणी, सब लोग आ गए कि नहीं? तो सेक्शन नंबर 25 जो बात करता है, इसकी बेयर लैंग्वेज ये कहती है कि पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति, पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति राधे राधे कुंज विराट तिवारी, अच्छा कंकिता, तो ठीक है ना। पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती, अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। ठीक, यही सेक्शन 25 की बेयर लैंग्वेज है। अब इसका मतलब यह है कि हमको इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें समझनी है।
इसके अंतर्गत हमको ये समझना है कि ये पुलिस ऑफिसर कौन होता है। उसके अलावा हमको ये देखना है कि पुलिस ऑफिसर से किया गया कन्फेशन कभी वैलिड भी हो सकता है क्या। मतलब यहां ये है कि पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया या पुलिस ऑफिसर को कम्युनिकेट किया गया, यानी इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर, या पुलिस ऑफिसर को संबोधित किया जाना, क्या दोनों एक ही चीजें हैं क्या। तो ये धारा ये कहती है, ये धारा ये कहती है पुलिस से मतलब पुलिस के समक्ष, पुलिस के समक्ष होना। सपना तो पुलिस के पुलिस के समक्ष हो, और एक होता है पुलिस को संबोधित करना, पुलिस को संबोधित करना। तो अगर ये धारा जो 25 है वो मना करती है कि पुलिस के समक्ष कोई कन्फेशन नहीं हो सकता, पुलिस से के समक्ष कोई कन्फेशन नहीं होता, ये 25 मना करती है। पुलिस को संबोधित कन्फेशन नहीं किया जा सकता, ये बात मना नहीं करती। और इस बात की पुष्टि कौन करता है, ये करता है सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक, तो सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में यह कहा गया था कि अगर पुलिस वहां पर मौजूद नहीं है, पुलिस का कोई डर भय नहीं है, लेकिन संबोधित पुलिस को ही किया गया है, तो यह कन्फेशन मान्य हो जाएगा। गुड आफ्टरनून कॉन्फिडेंस। ठीक है। अब जैसे हुआ यह था कि एक आदमी था एक्स, उसने अपनी पत्नी को मार दिया, और पत्नी को जहां मारा था वहां पे उसने एक पुलिस को संबोधित एक पत्र रख दिया कि अपनी पत्नी और बच्चों को मैंने ही मारा हुआ। ठीक है, पत्नी और बच्चों को मैंने ही मारा। अब चूंकि कहा पुलिस से गया था, अब प्रश्न यही था कि क्या इस कन्फेशन को इनवैलिड बना दिया जाए, इसे स्वीकार न किया जाए। कोर्ट ने इसे स्वीकार किया, क्योंकि कोर्ट का मानना यह था कि धारा 25 का पर्पज ये नहीं है कि पुलिस से कोई बात कही ही नहीं जा सकती। पुलिस को संबोधित बात कन्फेशन मान्य होता है, बस पुलिस के सामने नहीं होना चाहिए, पुलिस का कोई डर भय नहीं होना चाहिए, तो यह मान्य हो सकता है। ठीक, ये बात क्लियर हुई? तुरंत रिस्पॉन्ड करिए तो हम आगे बढ़ गए। तो इतनी बात तो हमको समझ में आई, इतनी बात तो हमको समझ में आई कि पुलिस से किया गया कन्फेशन मान्य नहीं होता धारा 25 के अंतर्गत, 25 के अंतर्गत मान्य नहीं होता। अब हम ये देखेंगे कि आखिर कारण क्या है, पुलिस से किया गया कन्फेशन क्यों स्वीकार नहीं किया जाता। तो कारण इसका है क्योंकि इसके संबंध में स्टीफन महोदय का कथन है, स्टीफन महोदय का कथन है स्टीफन महोदय का कथन है कि पुलिस अभियुक्त के साथ बुरा आचरण करने के लिए कुख्यात है।
अतः यदि यह छूट दे दी जाए कि वह भी संस्वीकृति करा सकता है, संस्वीकृति करा सकता है, तो वह आराम से साये में बैठ जाएगा, और अभियुक्त की आंख में मिर्च रगड़ेगा। ठीक, मैं पढ़ देता हूं कि जिन लोगों को अक्षर अगर साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं तो मैं एक बार पढ़ दूं। आखिर पुलिस से किया गया कन्फेशन क्यों मान्य नहीं होता है, उसके संबंध में स्टीफन महोदय का कथन, क्योंकि स्टीफन ने ही इसको ड्राफ्ट किया, तो स्टीफन महोदय का ये कथन है कि क्यों हमने ऐसा किया है। इसका कारण ये है कि पुलिस जो है अभियुक्तों के साथ किस तरीके का बर्ताव करती है ये किसी से छिपा नहीं। तो जब इस बात को हम जानते हैं कि पुलिस जो है मारपीट के कन्फेशन कराने में माहिर है और उसे ये विधि भी अधिकार दे देगी, तो वो फिर आराम से कहीं बैठ जाएगा और अभियुक्त की आंख में मिर्च रगड़ेगा और कन्फेशन करा लेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊं। अब इसके बाद और इसी वजह से इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आईपीसी का सेक्शन 330 बनाया गया है। इसी पर्पज के लिए आईपीसी का सेक्शन 348 बनाया गया है, और ये इसलिए बनाया गया है, आप लोगों को इसके प्रोविजन याद होंगे कि अगर संस्वीकृति कराने के लिए उपहति या परिरोध किया जाएगा, परिरोध करना अपराध है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ है ना, संस्वीकृति करने के लिए अगर कोई उपहति कारित करता है, सदोष परिरोध कारित करता है, तो ये अपराध है। ये धारा 330 भी कहती है और धारा 348 भी कहती है। आराम से साये में बैठ जाएगा और अभियुक्त की आंख में मिर्च रगड़ेगा।
तो ये इसके प्रोविजन है। लेकिन इसी चीज को छूट देने के लिए एविडेंस एक्ट की धारा, एविडेंस एक्ट की धारा 125 ये कहती है, 125 ये कहती है कि पुलिस ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को किसी अपराध के संबंध में, किसी अपराध के संबंध में जानकारी कहां से मिली, इसे प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये है सेक्शन 125 का प्रोविजन। सेक्शन 125 कहता है कि पुलिस ऑफिसर को किसी अपराध के संबंध में जानकारी कहां से मिली, ये प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। इससे धारा 25 की जो सार्थकता है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर से कन्फेशन तो नहीं करा सकता, लेकिन बहुत सारी बातें तो मारपीट को उगलवा ही सकता है, और उगलवा ही लेता है पुलिस, और कोर्ट उससे ये सवाल कर नहीं सकता कि तुमको जानकारी कहां से मिली। तो ये उससे बल मिलता है 125 को। हालांकि विधि के और भी बहुत से प्रावधान हैं, जैसे 330, 348 वगैरह उसे प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन फिर अब इतनी बातें हम लोगों की हो गई कि पुलिस ऑफिसर से किया गया कन्फेशन मान्य नहीं होता, और उसके लिए हम लोगों ने सीता राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की केस भी देख ली। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्यों नहीं मान्य होता है, वो भी स्टीफन का स्टेटमेंट देख लिया। 330, 348 के बारे में भी जान लिया, धारा 125 भी जान लिया। तब 330 के लिए नहीं दंडित होगा। अगर खुद ही कह देगा कि हमने मार के संस्वीकृति करवाई, तो 330 क्यों बैठी? मतलब अभियुक्त कहेगा, तो अभियुक्त कहेगा कि मार के हमसे जानकारी निकलवाए हैं, तो अभियुक्त को साबित करना पड़ेगा ना, फिर अभियुक्त को ही ये साबित करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये बात पहले उसको समय रहते कहना चाहिए, और अगर समय बीत जाने के बाद कहेगा तो फिर उसकी बात मतलब नहीं रहेगा। जब कन्फेशन कराया गया उसी समय अगर उसने ये बात कही थी, तुरंत कहता कि हमको मारपीट के कराया गया है, या रीजनेबल टाइम के बाद करता तो एक बात थी। अब वो लास्ट में कहेगा तो फिर उसकी मतलब नहीं रहेगा, तब उसे प्रूफ करना होगा कि सच में उसके साथ ऐसा हुआ। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने में अब एक समस्या आती है कि पुलिस से किया गया कन्फेशन कौन होता है। तो पुलिस से किया गया कन्फेशन वैलिड नहीं होता। तो अब हमको यही देखना है कि आखिर पुलिस कौन है, पुलिस अधिकारी कौन है। पुलिस अधिकारी कौन है? कन्फेशन करने के बाद व्यक्ति जब उसको पलटना होगा तो ये तो यही कह देगा कि ये तो पुलिस अधिकारी है। तो पुलिस अधिकारी कौन है ये जानना जरूरी है। तो इसके लिए केस नोट कर लीजिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर
पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस परम शिवान। परम शिवान, हाँ सपना, वेरी गुड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस परम शिवान, ये केस है। इस कोर्ट में, अरे इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि यह जानने के लिए, कि कौन पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और कौन नहीं, कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या नहीं, कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या नहीं, इसके लिए यह देखना आवश्यक नहीं है कि वह किस नाम से जाना जाता है या किस रंग की वर्दी पहनता है। हाँ, पुलिस ऑफिसर कौन है ये जानने के लिए कि कोई पब्लिक, अरे सॉरी कोई पुलिस ऑफिसर है या नहीं, इसके लिए यह देखना आवश्यक नहीं है कि वो किस नाम से जाना जाता है या किस रंग की वर्दी पहनता है। नहीं बेटा, वो पुलिस ऑफिसर ही है, गलती से मैंने वो लिख दिया। तो वो किस रंग की वर्दी पहनता है इससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि यह देखना आवश्यक है कि वह कि उसके अधिकार और कर्तव्य क्या है। ठीक, हाँ बेटा, वो दोनों पर्पज पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप ये देख लिए
कि पुलिस ऑफिसर कौन है। पुलिस ऑफिसर के लिए ये है कि हर स्टेट में अपना अपना अलग अलग नाम है, इसलिए कहते हैं किस नाम से जाना जाता है, उसकी वर्दी का कलर क्या है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसकी ड्यूटी क्या है, उसके राइट क्या है। जनरली पुलिस ऑफिसर उसको माना जाता है, इस केस में नहीं कहा गया था, वो मैं कह रहा हूँ, जनरली पुलिस ऑफिसर उसको कहते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर के लक्षण हो, और खास रूप से इन्वेस्टिगेशन की पावर अगर जिसके पास है उसे हम पुलिस ऑफिसर मानते हैं। तो ये कहता है कि उस कर्तव्य और अधिकार क्या है ये देखना जरूरी है, उस किस पद नाम से जाना जाता है ये मैटर नहीं करता। अभी आज कर रहे हैं बेटा, अगर आज आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आगे भी कंटिन्यू करें, ठीक। तो ये हो गया आपका अब यहां तक बात हो गई ना। तो ये रहा सेक्शन 25 की कहानी। अब आते हैं सेक्शन 26 पर। सेक्शन 26 और ये कहता है पुलिस अभिरक्षा में संस्वीकृति। पुलिस अभिरक्षा में संस्वीकृति। है ना, सेक्शन 26 में ये है ना, पुलिस कस्टडी में कन्फेशन क्या है। चलिए पुलिस कस्टडी में कन्फेशन को पहले सेक्शन नंबर 26 का बेयर प्रोविजन देखते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। बेयर प्रोविजन देखने में उसमें लिखा है कि कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध न साबित की जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न किया गया हो। तो ये बात आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए, 1 मिनट में लिख लीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। अगर मान लीजिए बेयर नहीं है तो मैं लिखा ही देता हूं कि कोई भी संस्वीकृति, थोड़ा शार्ट में हो जाएगा, कोई भी संस्वीकृति, कोई भी संस्वीकृति जो पुलिस अभिरक्षा में की गई है, अभिरक्षा में की गई है, संगीता जी गुड आफ्टरनून। कोई भी संस्वीकृति जो पुलिस अभिरक्षा में की गई है वह उस अभियुक्त के विरुद्ध, अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जा सके। साबित नहीं की जा सके जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई। यही है ना उसकी लैंग्वेज, थोड़ा इधर उधर होगा लेकिन पर्पज वही है कि कोई भी कन्फेशन जो पुलिस कस्टडी में किया जाता है, कोई भी कन्फेशन जो पुलिस कस्टडी में किया जाता है
वह उस अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता जब तक कि वो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न किया गया। सेक्शन 26 का यही बेयर प्रोविजन कहता है। अब चलिए इस चीज को देखते हैं कि आखिर पुलिस ऑफिसर तो हम वैसे भी पहले समझ चुके हैं। इस धारा के अंतर्गत हमको ये समझना है कि पुलिस कस्टडी क्या है और इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट क्या है, क्योंकि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में हो जाएगी तो वो सही हो जाएगा। ये दो चीजें जाननी है। पहली चीज की है पुलिस कस्टडी क्या है। पुलिस कस्टडी का मतलब हो गया, पुलिस कस्टडी का मतलब होता है पुलिस कंट्रोल, यानी पुलिस नियंत्रण। पुलिस कंट्रोल होगा। पुलिस कंट्रोल का मतलब ये है कि ये कंट्रोल दो प्रकार से हो सकता है, एक भौतिक यानी फिजिकल कंट्रोल और दूसरा मानसिक यानी मेंटल कंट्रोल। तो दोनों पुलिस कस्टडी में किया गया कन्फेशन चाहे वो किसी से भी किया जाएगा मान्य नहीं होगा, केवल एक ही चीज है जो मजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस में किया जाए। तो पुलिस कस्टडी का मतलब पुलिस कंट्रोल, और ये कंट्रोल चाहे फिजिकल हो और चाहे कंट्रोल मेंटल हो, दोनों प्रकार के कंट्रोल इसमें मान्य होते हैं। ये क्लास लंबी चलाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अजय, रोहिणी, संगीता, मयंक, खुशबू, राधे राधे, सपना, प्रकृति, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि लंबा चलाएंगे तभी आप लोगों का खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहाँ आकर बैठे हैं? नहीं, हम पानी पी लेंगे। हाँ, पानी याद आ गया है। पानी हाँ, अंकिता है तो नहीं ना, आप इतना कुंज विराट तिवारी लिखोगी तो कैसे हमको याद आएगा? नहीं बेटा, आराम कर लीजिए, इतना क्लास लेंगी तो कैसे चलेगा? नहीं, चेंज करना जरूरी नहीं है, आप काम करिए, पढ़िए। तो ये भौतिक नियंत्रण हो सकता है और मानसिक नियंत्रण भी हो सकता है। भौतिक नियंत्रण में आप जान सकते हैं ना, उसको एक रूम में बंद कर देना, रूम में बंद कर देना भौतिक नियंत्रण का उदाहरण। से रस्सी से बांध कर रखना, रस्सी से बांध कर रखना, ये भौतिक नियंत्रण का उदाहरण। लेकिन मानसिक नियंत्रण के लिए कोई फिजिकल कंट्रोल हो भी सकता है, कोई फिजिकल कंट्रोल हो भी सकता है और कोई फिजिकल कंट्रोल नहीं भी हो सकता। केवल मेंटल, खाली दिमाग में हमारे डर है, यही पर्याप्त है। अच्छा अजय जी, तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो
तो ये फिजिकल कंट्रोल तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शरीर को कहीं रोक देना है, बांध देना है, बंद कर देना है रूम में, तो फिजिकल कंट्रोल है। मेंटल कंट्रोल भी उतना ही महत्व रखता है सेक्शन 26 के लिए जितना फिजिकल कंट्रोल रखता है। एक सेकंड, भौतिक वाले में हमने लिखा है रूम में बंद कर देना, एक निश्चित चार दीवारी में बंद कर देना, रस्सी से बांध देना। अब देखते हैं, अब सेक्शन 26 का जो बेयर प्रोविजन है कि कोई भी संस्वीकृति जो अभियुक्त द्वारा तब की गई है जो वो पुलिस अभिरक्षा में है तो उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। यानी सेक्शन 26 को लागू होने के लिए सेक्शन 26 को लागू होने के लिए दो बातें निकल के आती हैं। एक पहली है कि पुलिस अभिरक्षा में की गई हो, पुलिस अभिरक्षा में की गई हो। एक बात, और दूसरी बात ये कि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। ठीक है, ये दो शर्तें हैं सेक्शन 26 के लिए। कि पुलिस कस्टडी में किया गया हो और पुलिस कस्टडी में किससे, मजिस्ट्रेट से ना हो, क्योंकि पुलिस कस्टडी में अगर मजिस्ट्रेट से हो जाएगा तो वैलिड हो जाएगा फिर। तो पुलिस कस्टडी को ही देखते हैं कि क्या है। पुलिस कस्टडी का मतलब आप ऊपर देख चुके हैं। ये पुलिस कस्टडी का मतलब क्या हुआ? पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस कंट्रोल, और ये कंट्रोल फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। अब पुलिस कस्टडी हम समझ चुके हैं ना, अब हमको दूसरा ही डिस्कस करना है। दूसरा अगर डिस्कस करेंगे तो आता है मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति। इसका क्या मतलब है? मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति, इसका क्या मतलब? एक केस लिख लीजिए, जेड एल एरियल वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। जेड एल एरियल वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। इस केस में बताया गया था कि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति से तात्पर्य
मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति से तात्पर्य मजिस्ट्रेट का उस समय उसी कमरे में होना आवश्यक है। मतलब ये कहता है ना, होना आवश्यक है जहां संस्वीकृति की जा रही है। ठीक है, तो मतलब इस केस में कोर्ट ने कहा कि इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है। इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट का मतलब यह है कि जहां पर वो व्यक्ति कन्फेशन कर रहा है उसी रूम में मजिस्ट्रेट का उपस्थित होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बगल में ही वाले रूम में ही हो रहा है, तो वहां इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट नहीं माना जाएगा। एक बात और है जो कि केस इंपॉर्टेंट है, और उस केस का नाम है सिंघारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सिंघारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, ये सिंघारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जो केस है, इस केस में क्या निर्णय रहा। इसमें कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति, मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में भी किया गया कन्फेशन तभी मान्य होगा जब सीआरपीसी के सेक्शन 164 के उपबंधों का पालन किया गया। सही। लक्कर सिंह राजपूत जी, हम कस्टडी देख रहे थे कि पुलिस कस्टडी में किया गया कन्फेशन मान्य कब होगा। तो यहां पर हमने देखा पुलिस कस्टडी में किया गया कन्फेशन मान्य नहीं होता और अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता कि जब तक कि मजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस में न किया जाए। तो मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में न किया जाए तब तक मान्य नहीं होगा। तो दोनों चीजों को हमको समझना है, पुलिस कस्टडी क्या है और दूसरा मजिस्ट्रेट का इमीडिएट प्रेजेंस क्या है। पुलिस कस्टडी का मतलब है पुलिस कंट्रोल, और ये कंट्रोल फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। और दूसरी बात, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट यानी मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति का क्या मतलब है। ZL एरियल वर्सेस स्टेट ऑफ MP के केस में कहा गया था मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस का मतलब मजिस्ट्रेट का उस स्थान पर
जहां कन्फेशन किया जा रहा है उपस्थित होना, उसी रूम में उपस्थित होना ही माना जाएगा। सिंघारा सिंह ने कहता है कि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में भी किया गया कन्फेशन तभी मान्य होगा जब वो सीआरपीसी की धारा 164 के नियमों का पालन किया गया। अगर 164 के नियमों का पालन नहीं किया गया तो कन्फेशन मान्य नहीं होगा। अब चलिए, थोड़ी देर पहले हमने आपसे डिस्कस किया था, अब हमने मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति देखी, अब थोड़ा सा पुलिस कस्टडी भी देख लेते हैं। पुलिस कस्टडी जो ऊपर हमने देखा है वही देखेंगे, कुछ नया नहीं। तो पुलिस कस्टडी में हमने देखा था, पुलिस कस्टडी का मतलब फिजिकल कंट्रोल और मेंटल कंट्रोल, ये दोनों आता है। थोड़ी देर पहले आपने डिस्कस किया था। और पुलिस कस्टडी का मतलब ही होता है पुलिस कंट्रोल। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन भले ही भौतिक रूप से कस्टडी में न हो, लेकिन फिर भी मेंटली वो कंट्रोल में हो सकता है। ठीक है, तो ये अब हम लोग फिजिकल कंट्रोल की तो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल कंट्रोल तो आप समझ ही रहे हैं कि उसको भौतिक रूप से एक स्थान पर उसे बांध के रख देना। लेकिन मेंटल कंट्रोल को हम डिस्कस करेंगे यहाँ कुछ केसेस के माध्यम से। जैसे एक तो केस थी क्वीन वर्सेस सगीना, क्वीन वर्सेस सगीना। क्वीन वर्सेस सगीना, ये जो केस था, इसमें ये कहा गया था, इसमें ये था कि, अब मैं लिखूंगा तो नहीं लेकिन चलिए लिख ही देता हूं कि पुलिस कस्टडी में अभियुक्त ने किसी से बात करते हुए संस्वीकृति की, जिसे पुलिस अधिकारी ने सुन लिया। पुलिस अधिकारी ने सुन लिया। क्या माना गया होगा? विसंगत माना गया, विसंगत माना गया। क्यों? क्योंकि बात वही है कि पुलिस कस्टडी में था वो, तो कोई संदेह की बात ही नहीं थी। तो पुलिस कस्टडी में तो चाहे किसी से भी कन्फेशन किया जाएगा, वो वैलिड नहीं है। तो क्वीन वर्सेस सगीना का ये केस हो गया। एक केस और लिख सकते हैं, एम्परर वर्सेस जगिया। एम्परर वर्सेस जगिया।
एम्परर वर्सेस जगिया की केस। इस मामले में था कि चौकीदार ने एक चोर को पकड़ा, चौकीदार ने एक चोर को पकड़ा तथा गांव वालों को सौंपकर थाने चला गया। थाने चला गया और अभियुक्त ने गांव वालों से संस्वीकृति की। ठीक, क्या होगा? गुड आफ्टरनून जेनी चंद्रा। ये कन्फेशन वैलिड हुआ होगा कि नहीं? ये भी विसंगत ही होगा, विसंगत ही होगा। ये विसंगत होगा क्योंकि बात वही थी कि भले पुलिस वहां छोड़कर चला गया था, लेकिन फिर भी उस पर मेंटल कंट्रोल अभी भी पुलिस का बना हुआ था। ऐसी प्रिजम्पशन की जाती है कि मेंटल कंट्रोल बना हुआ था, इसलिए वो भी रिलेवेंट है। अच्छा जेनी चंद्रा जी, आपने इतना चुन के नाम रखा है, आपके पड़ोसी भी नहीं जानते होंगे ना जेनी नाम आप ही का है? इतना हाई फाई नाम, मेंटल कंट्रोल था उस पर। एक और केस देख लीजिए, आर वर्सेस लेस्टर। आर वर्सेस लेस्टर की केस। ये सब केसेस जो है ना, पूछी जाती हैं कभी कभी प्रॉब्लम के रूप में। ये केसेस पूछी जाती हैं प्रॉब्लम के रूप में। प्रॉब्लम आपके सामने आएगी और उसी का सलूशन बताना। अगर आपको पता है कि किस केस में था तो वो आप उस केस को डिस्कस कर सकते हैं प्रोविजन को रिलेट करके। तो आर वर्सेस लेस्टर वाले मामले पर में पुलिस अभियुक्त को तांगे पर ले जा रही थी। तांगे पर ले जा रही थी। पुलिस वाले तांगे से उतरकर जब दूर बैठे थे
से दूर बैठे थे, तब उसने तांगे वाले से संस्वीकृति की। मान्य होगा कि नहीं? संस्वीकृति की, संस्वीकृति, हाँ वही टांगा वाला। कन्फेशन मान्य होगा कि नहीं? ऐसे ऐसे जज हैं कि कोई भी कन्फेशन मान्य कर ही नहीं रहे। कब से मैं प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम रखता जा रहा हूं, लेकिन एक भी कन्फेशन आप लोग मान्य नहीं कर रहे हैं। इसका भी जवाब होगा विसंगत। अच्छा बताइए कि धारा 27 पढ़ा के छोड़ दें या धारा 27 पढ़ाने के बाद 29 और 30 भी पढ़ाई के खत्म करें आज पूरा। क्लियर करा दें तो बजेगा 4। चलिए पहले 27 देख लेते हैं, अगर हिम्मत रहेगी तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर 27 रहने देंगे तक। फिर उसके बाद अगर मन करेगा तो शाम को एक छोटी सी क्लास 1 घंटे की और रख लेंगे, है ना। 27 कर लेते हैं, फिर उसके बाद शाम को एक छोटी सी क्लास रहेगा तो 9 बजे के आसपास फिर रख लेंगे, 1 घंटे की हो जाएगा। ठीक, चलिए सेक्शन नंबर 27 देखते हैं। सेक्शन 27, सेक्शन 27 कहता है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी का कितना भाग साबित किया जा सकेगा। हाँ वही सोच रहे हैं कि एक ठो क्लास रात में भी रख लेंगे कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी का कितना भाग साबित किया जा सके। यह है सेक्शन 27। देखिए प्रोविजन तो क्लियर ही है, एक बार पढ़ भी लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। लिखा है कि परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं आती हो,
जितनी एतद् द्वारा पता चले तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है साबित की जा सके। ठीक, देखिए YouTube की क्लास हम लोग शेड्यूल नहीं करते हैं, मैसेज में कर दूंगा, अगर शेड्यूल हो जाएगा तो पढ़ लिया जाएगा। तो ये सेक्शन 27 ये कहता है। इसकी शुरुआत ही परंतु से होती है। इसका मतलब ही कि धारा 27 जो है पिछली धाराओं का प्रोविजो हो। पिछले सेक्शन में जो बातें कही गई है वो बातें धारा 27 में लागू नहीं होती होंगी। तो सेक्शन 27 को अगर हम संक्षेप में समझें या एक इंट्रोडक्शन यानी एक परिचय दें, कि धारा 25 एवं धारा 26, धारा 25 एवं धारा 26 के अंतर्गत धारा 25 एवं 26 के अंतर्गत की गई संस्वीकृति का उतना भाग जिससे किसी अपराध का पता चल सके, धारा 25 एवं 26 के अंतर्गत की गई संस्वीकृति का उतना भाग जिससे किसी अपराध का पता चल सके, अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जा सके। ठीक, तो अब बात है कि कोई बात कही गई, किसी अपराध के बारे में बताया गया, तो धारा 25-26 तो वैसे ही मना कर देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में होते हुए कोई अपराध की बात करेगा, कोई अपराध स्वीकार करने की बात करेगा, तो उसे इररिलेवेंट माना जाएगा, इनकंसिस्टेंट माना जाएगा उससे। तो इररिलेवेंट अगर है तो अब वो रिलेवेंट कब हो जाता है? रिलेवेंट कब हो जाता है? जब उसने कोई बात बताई हो और उससे बात करने पर किसी नए तथ्य का पता चला हो, कोई चीज जानकारी में आए, तो वो रिलेवेंट हो जाएगा। अब यहां जो हम बात कर रहे हैं पता चला तथ्य, है ना, पता चला तथ्य, इसका क्या मतलब? इस पता चला तथ्य का मतलब यह है कि ये दो प्रकार के हो सकते हैं। ये भी एक भौतिक और दूसरा मानसिक। तो धारा 26 के अंतर्गत जो बात अब जो 26 करें 27 के अंतर्गत दो प्रकार की चीजें हुई जो क्या पता चलती है। एक तो ये कि उनकी जानकारी में क्या है, और दूसरी है कि उस जानकारी में होने वाली बात के परिणाम स्वरूप क्या चीज डिस्कवर किया गया, क्या चीज खोज के निकाल ली गई। तो ये बात कि उसकी जानकारी में ये है कि मैंने अपराध किया है और मैंने उस अपराध से संबंधित हथियार को ले जाके एक जगह पर छिपा दिया है, ये क्या है? ये एक मानसिक तथ्य है। भौतिक तथ्य क्या हुआ? भौतिक तथ्य का मतलब ये है कि वो चीज उसके कहने के बाद वहां से बरामद भी हो,
तो ये कहता है ये मानसिक तथ्य रिलेवेंट 27 में नहीं होते हैं, केवल भौतिक तथ्य ही रिलेवेंट होते हैं। यानी यानी कि जो चीज वहां से बरामद हुई वो मानसिक तो है नहीं, वो भौतिक है। उन्हें इस बात की जानकारी थी, ये भौतिक तथ्य है, अरे जानकारी थी ये मानसिक है, लेकिन कोई चीज मिली ये भौतिक तथ्य है। तो धारा 27 के अंतर्गत जो भौतिक और मानसिक तथ्यों की बात होती है, मानसिक तथ्य को रिजेक्ट कर दिया जाता है और भौतिक तथ्य को ही केवल एक्सेप्ट किया जाता है। चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक केस था, इसमें केस वाली बात नहीं करते हैं, अभी थोड़ा सा इसके एसेंशियल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उस केस से उस बात को समझा देंगे उदाहरण से। अभी धारा 27 लागू होने के लिए उसके एसेंशियल्स देख लेते हैं। धारा 27 के लिए शर्तें। अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में हो, अभियुक्त क्या हो, पुलिस अभिरक्षा में हो। दूसरी बात, अभिरक्षा में रहते हुए, अभिरक्षा में रहते हुए अभिरक्षा में रहते हुए उसने कोई कथन किया हो, ऐसे कथन से किसी तथ्य का पता चला हो, ऐसे कथन से किसी तथ्य का पता चला हो, और चौथी चीज, ऐसे कथन का केवल उतना भाग जिससे किसी तथ्य का पता चला हो, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कथन से किसी तथ्य का पता चला हो। पता चला तथ्य अपराध से संबंधित होना चाहिए।
पता चला तथ्य अपराध से संबंधित होना चाहिए। अब ये अगर शर्त है तो बात है कि धारा 27 लागू हो जाएगी। और ये शर्त क्या कहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अभियुक्त है, वो पुलिस कस्टडी में हो और उस पुलिस कस्टडी में होने के दौरान उसने क्या, कस्टडी में रहने के दौरान उसने कोई स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट से किसी नए तथ्य का पता चला। तो और ऐसे कथन, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि नए तथ्य का पता चला हो तो उस कथन का सिर्फ उतना भाग जिससे नए तथ्य का पता चला हो वो अपराध में सुसंगत होगा। पता चला तथ्य जो होगा वो अपराध से धारा 27 के अंतर्गत सुसंगत होगा। अब इसमें संबंधित मामले में कुछ केसेस देख लेते हैं। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भौतिक तथ्य और मानसिक तथ्य वाली बात, अब चलिए हम केस के माध्यम से इसको डिस्कस करते हैं। इसमें एक केस है, फुलकुरी कोटैया। फुलकुरी कोटैया, फुलकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर। ये प्री के लिए भी केस पूछी जाती है, फुलकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर की केस। इसमें ये स्टेटमेंट दिया गया कि मैंने, अभियुक्त ने क्या कहा, मैंने तथा मेरे साथियों ने, मैंने तथा मेरे साथियों ने सुइया तथा सुबैया, सुइया तथा सुबैया को पीट कर मार डाला। मैंने अपनी छड़ी तथा भाला, मैंने अपनी छड़ी तथा भाला छड़ी तथा भाला गांव के एक सूखी घास के नीचे, गांव के एक सूखी घास के नीचे छिपा दिया है। अगर आप वहां आए, अगर आप आए तो मैं उसे दिखा दूंगा। ये स्टेटमेंट है उसमें। अब इसमें से आपको यही छांटना है कि कितना धारा 27 के अंतर्गत रिलेवेंट होगा और कितना धारा 27 के अंतर्गत रिलेवेंट होगा। छांटिए। लिखा है मैंने तथा मेरे साथियों ने सुइया तथा सुबैया को मार डाला। ये कन्फेशन है, इसलिए ये रिलेवेंट नहीं।
लेकिन मैंने अपनी तथा छड़ी तथा भाला गांव के एक सूखी घास के नीचे छिपा दिया है, अगर आप आए तो मैंने दिखा दूंगा। इसका ये वाला हिस्सा जो होगा वो धारा 27 के अंतर्गत रेलेवेंट होगा, तब जब उस बात के आधार पर वहां पुलिस जाए और वहां से वो चीज बरामद किया जाए। अगर जाने के बाद वहां से वो, हाँ मतलब वो चीज बरामद की जाएगी तब, ऐसा नहीं कि वहां गए और कुछ मिला ही नहीं, तब तो बात ही खत्म हो गई। तो वो चीज वहां पर मिले। यही चीज हमने कहा कि एक मेंटल फैक्ट है और एक फिजिकल फैक्ट है। तो ये कि मुझे इस बात की जानकारी है कि मैंने उसे मारा, मुझे इस बात की जानकारी है कि वहां ये बात छिपा दी गई, वो हथियार छिपाए हैं, ये सब मेंटल फैक्ट है और इस वजह से ये रिलेवेंट नहीं होते। ये रिलेवेंट कब हो जाते हैं? जब फिजिकल फैक्ट जो है एग्जिस्टेंस में आता है, यानी जाके वो छड़ी, वो बंदूक, वो हथियार, वो कटार, वो तलवार बरामद होती है। तो ये है फुलकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर की बात, 1947। एक केस इसमें और भी इंपॉर्टेंट है और वो है देवमन उपाध्याय। देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो केस था उसमें भी इसी प्रकार का एक स्टेटमेंट था। ये 1960 का केस होना चाहिए। उसमें भी इसी प्रकार का एक केस था जिसमें कहा गया था कि मैंने गणासे से सुखदेई को मारा तथा गणासा तालाब में फेंक दिया। ये बात इसी में कही गई थी। निश्चित रूप से अब कितना रिलेवेंट हुआ होगा ये आप जानते ही कि मैंने गणासे से सुखदेई को मारा गणासे से सुखदेई को मारा और गणासा तालाब में फेंक दिया। तालाब में फेंक दिया। हाँ, बस गणासे से मारा ये रिलेवेंट नहीं होगा और गणासा ले जाके तालाब में फेंक दिया, ये रिलेवेंट हो जाएगा। एक प्रश्न और आता है यहां पर, दो बातें, यहां दो प्रश्न और है देवमन उपाध्याय से। एक तो ये कि एक प्रश्न हो कि धारा 27 धारा 24, 25 एवं 26 का अपवाद है। धारा 27, धारा 24, 25 एवं 26 का अपवाद है। ये किस केस में कहा गया था? ये बात कही गई थी देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस। एक और बात कि धारा 27 को कौन से वाद में
धारा 27 को कौन से वाद में संवैधानिक ठहराया गया था? अगर ये प्रश्न हो कि 20(3) के आधार पर चैलेंज किया गया था तो कौन से केस में संवैधानिक ठहराया गया था, तो वास्तव में ये बात किसकी है? काठी कालू वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। काठी कालू वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे की केस। ये बात कहा गया था। लेकिन अगर काठी कालू की केस ऑप्शन में हो ही नहीं तब देवमन उपाध्याय की केस लगा दी। देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी तब लगा दीजिए। काठी कालू अगर ऑप्शन में है तो फिर देवमन उपाध्याय को लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर काठी कालू नहीं है तो दूसरे नंबर पर देवमन उपाध्याय ही आते हैं और देवमन उपाध्याय लगा देंगे तो आंसर सही होगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन 27, सेक्शन 24, 25 और 26 का एक्सेप्शन है, हमने ऊपर लिखा भी हुआ। सेक्शन 27, 24, 25, 26 का एक्सेप्शन है। लेकिन एक प्रश्न और आता है जो जनरली यही पूछा जाता है कि सेक्शन 27, 25 और 26 का एक्सेप्शन है, ये किस केस में कहा गया था? तो उसके लिए केस आप देवमन उपाध्याय की मत बताइएगा, तब बताइएगा मोहम्मद इनायतुल्लाह। मोहम्मद मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। - 1976। इस केस में जनरली यही प्रश्न पूछा जाता है, मैं बता देता हूं। हमने क्या कहा? देवमन उपाध्याय बड़ा डिस्प्यूटेड केस है। तो देवमन उपाध्याय के केस की कहानी है, मैंने गणासे से सुखदेव को मारा और गणासा ले जाके तालाब में फेंक दिया। ये बात इसकी कहानी है। उसमें आप जानते हैं कि गणासा को तालाब में ले जाके फेंक दिया और गणासा बरामद हुआ, ये सारी चीजें रिलेवेंट होंगी। लेकिन गणासे से सुखदेव को मारा, ये चीज रिलेवेंट नहीं होगी। अब एक प्रश्न आता है कि वो कौन सी केस है जिसमें कहा गया था कि धारा 27 जो है, कौन सी केस है जिसमें कहा गया था कि धारा 27, धारा 24, धारा 25 एवं धारा 26 का अपवाद। तो उसके लिए आप देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ही केस बताएं। अब यहां पर मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस है, इसमें कहा गया था कि धारा 27, धारा 25 एवं 26 का अपवाद है। धारा 27, धारा 25 एवं धारा 26 का अपवाद, दोनों में अंतर आया ना। धारा 24, 25, 26 का अपवाद है देवमन उपाध्याय और धारा 25 और 26 का अपवाद है धारा 27 इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये ऐसे प्रश्न, और ज्यादा 25 और 26 का अपवाद है, यही प्रश्न पूछा जाता है। 80% चांस इसी का है, तो इनायतुल्लाह मारेंगे तो प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है। दूसरी बात जो हमने कही थी इसमें कि धारा 27 को कौन से वाद में संवैधानिक ठहराया गया,
कौन से केस में धारा 27 को संवैधानिक ठहराया गया था? इसके लिए दो केसेस आती हैं, एक काठी कालू वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे और दूसरी देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 90% से ज्यादा चांस है कि यही रहेगा कि काठी कालू वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे अगर ऑप्शन में है तो वही लगाना ही है। लेकिन अगर मान लीजिए वो ऑप्शन में हो ही नहीं तो आप दूसरे केस में जाने से अच्छा है कि आप देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी लगा दीजिए। ये आर्टिकल कौन से आधार पर? आर्टिकल 20 के क्लास नंबर 3 के आधार पर संवैधानिक ठहराया गया। एक केस इस पर और चाहे तो आप लिख सकते हैं और उस केस का नाम है अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें भी वही वाली बात थी कि मैंने अपनी पत्नी को, बच्चियों को, फलाना को, ढिमकाना को मार दिया और हथियार ले जाके वहां छिपा दिया। वही वाली बात है कि छिपा दिया वाली बात रिलेवेंट है, मार दिया ये रिलेवेंट नहीं। अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जो केस है वैसे आप कन्फेशनल एफआईआर पर पढ़ते हैं। कन्फेशनल एफआईआर पर इस केस को पढ़ते हैं कि अगर एफआईआर कराया गया है और उसी में अपराध को स्वीकार किया गया तो क्या वो कन्फेशन उसके विरुद्ध साबित किया जा सकता है? कोर्ट ने कहा था कि नहीं साबित किया जा सकता क्योंकि पुलिस से किया गया है, तो इसलिए वो कन्फेशन का पार्ट रिलेवेंट नहीं होगा, जो नॉन कन्फेशनल पार्ट होंगे रिलेवेंट। तो ये रही आपकी धारा 27 भी। अब बताइए कि क्या धारा 29 भी पढ़ने की हिम्मत है? अट्ठाईस तो 24 के साथ ही पढ़ते हैं ना, 28 तो 24 के साथ ही पढ़ते हैं ना, तो पढ़ ही लिए होंगे कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के आधार पर, है ना, उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के आधार पर की गई संस्वीकृति विसंगत होती है धारा 24 के अंतर्गत। धारा 28 उसका एक प्रोविजो बता देता है, कहता है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के आधार पर की गई संस्वीकृति मान्य हो सकती है यदि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन का मन पर जो असर पड़ा है वो असर यानी वो डर, वो भय, उत्प्रेरणा खत्म हो जाए। चलिए जाने दीजिए, जब आप लोगों का मन नहीं है, थक गए हैं तो रहने दीजिए। अगर संभव हुआ तो रात में भी एक क्लास रख देंगे छोटी सी 29-30 के लिए। मुझे लगता है कि 1 घंटे से भी कम की क्लास होगी तो खत्म कर, ठीक है। बाय बाय। और कोई ये बताइए कि कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर जाइए आप। मैं मैसेज कर देता हूं, अगर शेड्यूल हो जाएगी तो शेड्यूल कर लेंगे रात में। नहीं, पूरा साक्ष्य अधिनियम तो नहीं कराएंगे बेटा, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम हम करा रहे हैं, कुछ चीजें बची हुई थी तो हमने सोचा कि आप लोगों का करा दें।
ठीक है, जाइए, अच्छा, बाय बाय।